हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल फोटोग्राफी कोर्स एपिसोड नंबर 3। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैमरा सेटिंग्स की। ना जो लोग कैमरा सेटिंग्स से ये मतलब समझते हैं कि मैं इस पूरे एपिसोड में, इस वीडियो में आपको शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, किस सब्जेक्ट की क्या एग्जैक्ट सेटिंग्स होनी चाहिए आपके कैमरे में, वो बताने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं होने वाला। आप इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं, बिकॉज ये सेटिंग्स, कैमरा सेटिंग्स, किस सब्जेक्ट पे कौन सी सेटिंग्स होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन तो दुनिया का कोई भी फोटोग्राफर आपको नहीं बता सकता। बट हाँ, अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी को सीरियसली एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अगर मैं बात करूंगा कैमरा सेटिंग्स की, तो मैं एक डायरेक्शन आप लोगों को ज़रूर दे दूंगा जिससे आपको किसी भी सिचुएशन में, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, मेरे कहने का मतलब है, आपको अपने कैमरे में राइट सेटिंग्स करने में दिक्कत नहीं होगी। तो वो डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। जब हम ट्रैवल फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ब्रॉड फोटोग्राफी जॉनर की, जिसमें स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, हर तरीके की फ़ोटोग्राफी उसके अंदर आ जाती है। और कुछ सब्जेक्ट्स जहां बहुत इजी होते हैं फ़ोटोग्राफ करने में, वहीं कुछ सब्जेक्ट्स को काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं लोग अपने कैमरे में राइट सेटिंग्स डालने में जब उन सब्जेक्ट्स को अप्रोच करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कैमरा सेटिंग्स को लेके क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आप अपने कैमरे को फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने हिसाब से, चाहे आप कोई भी कैमरे ब्रांड का कैमरा यूज़ कर रहे हो। अगर आप इन डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपने कैमरे में राइट सेटिंग्स डालने में। नाउ सबसे पहले मैं ये अज्यूम करता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको बेसिक कैमरा सेटिंग्स या एक्सपोजर की इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक क्लियर है। मतलब शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, ये 3 एलिमेंट्स काम कैसे करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन है, तभी आपको ये आगे की इंफॉर्मेशन समझ में आएगी। जब हम कैमरा सेटिंग्स की बात करते हैं ट्रैवल फोटोग्राफी के अंदर या किसी भी फोटोग्राफी में, तो कैमरा सेटिंग्स डिपेंड करती हैं 3 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस तरीके के सब्जेक्ट को फोटोग्राफ कर रहे हैं। नंबर 2, आप किस तरीके की पिक्चर चाह रहे हैं, आपका कॉम्पोजिशन क्या है, आप लुक एंड फील क्या चाह रहे हैं अपने पिक्चर में। एंड नंबर 3, ऑफ कोर्स द लाइटिंग कंडीशन। उस सिचुएशन में जब आप उस सब्जेक्ट को फोटोग्राफ कर रहे हैं तो लाइटिंग कंडीशंस क्या हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी कॉम्पोजिशन क्या है और आपकी लाइटिंग कंडीशंस क्या है, इन तीनों एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है कि आपकी कैमरे की सेटिंग्स क्या होंगी। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए एंड यू आर परसुइंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वहाँ पे यू आर यूजिंग अ जूम लेंस, से फॉर एग्जांपल 100-400 mm और 200-500 mm, या सोनी का 200-600 mm, या निकॉन का 200-500 mm, या कैनन का 100-400, बहुत सारे टेली जूम लेंसेज हैं। कोई भी जूम लेंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आप एक से एनिमल का, चाहे वो टाइगर हो, लेपर्ड हो या डियर हो, आप उसका एक पोर्ट्रेट निकालना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि जो फोरग्राउंड है वो शैलो रहे और जो बैकग्राउंड है वो शैलो रहे, ताकि सब्जेक्ट स्टैंड आउट हो जाए, एक डेप्थ नज़र आए आपके शॉट में। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपर्चर वाइड रखना पड़ेगा, राइट। वाइड अपर्चर से मेरा मतलब है आपका जो एफ नंबर होना चाहिए वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, जैसे कि 4.5, 5.6, 2.8 अगर पॉसिबल है तो। जितना आप स्मॉल एफ नंबर रखेंगे, मतलब जितना आप वाइड अपर्चर रखेंगे, उतना शैलो आपका फोरग्राउंड होगा, उतना ही शैलो आपका बैकग्राउंड होगा। नाउ सिचुएशन नंबर 2, अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ लद्दाख में हैं एंड आप चाहते हैं आपका फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक सब कुछ शार्प आए, तो नेचुरल बात है फिर आपको आपका जो एफ नंबर है, मतलब जो अपर्चर है, वो हाई रखना पड़ेगा, f8, f11 एंड टू एन एक्सटेंट एट टाइम्स f16 ऑल्सो। तो जितना हायर आप एफ नंबर रखते हैं एक लिमिट तक, उतना आपका फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक इमेज शार्प होती है। नाउ ये भी हो सकता है कि आप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं बट आप सब कुछ शैलो नहीं रखना चाहते, आप एक एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट निकालना चाहते हैं एक एनिमल का उसके एनवायरमेंट के साथ, तो नेचुरल बात है यू विल प्ले अराउंड विद एफ नंबर, दैट इज़ अपर्चर। सो जितना आप एफ नंबर को हाई रखेंगे उतना आपकी इमेज फोरग्राउंड और बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट के साथ, मतलब वाइल्ड लाइफ के केस में एनिमल के साथ, शार्प आएगी। नाउ एक और सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप कोई फेस्टिवल शूट कर रहे हैं, कोई कल्चरल इवेंट शूट कर रहे हैं एंड यू वांट कि पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो शैलो चले जाएं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको स्टैंड आउट करवाना चाहते हैं अपने पिक्चर्स में, और पीछे जो लोग बैठे हैं वो डिस्ट्रैक्शन प्रूफ हो सकते हैं आपकी पिक्चर्स में, तो आप उसको शैलो करना चाहते हैं, तो f2.8, f1.8, f1.4 एट टाइम्स
is a good wide aperture to keep to make your subject stand out from the crowd. तो now ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आप एक वाटरफॉल शूट कर रहे हैं एंड यू वांट अ वेरी नाइस लॉन्ग एक्सपोजर शॉट ऑफ दैट वाटरफॉल, जिसमें पानी बिल्कुल स्मूथ वाइट मिल्की मोशन ब्लर नज़र आए पानी के अंदर। तो उस केस में आपको शटर स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, अपर्चर को थोड़ा सा स्मॉल रखना पड़ेगा, f8 f11 के आसपास, and then eventually you can get those kind of long exposure shots. If you're planning to take a star trail or a Milky Way shot, then obviously you need wide aperture lenses जैसे f1.8 f1.4, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइड अपर्चर रख के कैमरे के सेंसर पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को डलवा सकें, ताकि आप उस मिल्की वे को कैप्चर कर सकें अपने कैमरे में। नाउ ये जितने भी सिनेरियोज मैंने आपको बताए हैं, अगर आप नोट करेंगे तो इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है अपर्चर। मतलब आपको फोटोग्राफ में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड शैलो चाहिए कि ग्रेटर डेप्थ चाहिए, मतलब फोरग्राउंड से बैकग्राउंड सब कुछ आपको इन फोकस चाहिए। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अपनी फोटोग्राफ का लुक एंड फील डिसाइड कर रहे हैं। और जब आप अपनी फोटोग्राफ का लुक एंड फील डिसाइड कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ज़्यादातर करता हूँ वो है अपने कैमरे में जो सेटिंग्स की अगर हम बात करें वो है मैं अपने अपर्चर को एडजस्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आता है जब भी मैं किसी सब्जेक्ट को फोटोग्राफ करने की कोशिश करता हूँ कि मेरी पिक्चर का लुक एंड फील क्या होगा। और जब हम लुक एंड फील की बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं अपर्चर की, कि मेरी पिक्चर में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अपर्चर क्या होना चाहिए, क्या वो वाइड होना चाहिए, क्या वो स्मॉल अपर्चर होना चाहिए। जब हम वाइड अपर्चर की बात करते हैं तो नॉर्मली हम वाइड अपर्चर को यूज़ करते हैं शैलो डेप्थ के लिए, शैलो फोरग्राउंड के लिए, शैलो बैकग्राउंड के लिए। जब हम स्मॉल अपर्चर की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ग्रेटर डेप्थ के लिए, मतलब फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड सब कुछ शार्प आए उस तरीके के सब्जेक्ट्स को फोटोग्राफ करने के लिए। तो जो सबसे पहली चीज़ जब भी मैं अपने व्यू फाइंडर से कोई कॉम्पोजिशन करता हूँ तो सबसे पहला एलिमेंट जो मैं कैमरे में सेट करता हूँ वो है अपर्चर। नाउ एक बार आपने अपर्चर सेट कर लिया उसके बाद नंबर आता है शटर स्पीड का। नाउ डिपेंडिंग ऑन वेदर आपके सब्जेक्ट में मोशन है कि नहीं है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी शटर स्पीड क्या होनी चाहिए। अगर मैं एक मूविंग से कार को शूट कर रहा हूँ जो एक नॉर्मल स्पीड पे जा रही है तो आई वोंट पुट वेरी हाई शटर स्पीड, बट मैं इतनी स्लो शटर स्पीड भी नहीं रखूँगा कि मोशन ब्लर हो जाए। और ये इवेंचुअली दुनिया का कोई भी फोटोग्राफर आपको नहीं बता सकता कि आपकी शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस से ही आता है। अगर मुझे लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेना है कोई वाटरफॉल का तो ऑब्वियसली मुझे 2-3 स्लोअर शटर स्पीड पे ट्राई करके देखना पड़ेगा कि मेरा कौन से शटर स्पीड पे मेरी इमेज सबसे अच्छी निकल के आ रही है। तो इवेंचुअली जब आप अपर्चर सेट कर लेते हैं तो सेकंड एलिमेंट जो आपको सेट करना चाहिए वो है शटर स्पीड, एंड शटर स्पीड डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ मोशन योर सब्जेक्ट इज शोइंग, एंड अलॉन्ग विद दैट कि आपको मोशन ब्लर दिखाना है कि मोशन को फ्रीज करना है। नाउ वंस यू हैव एडजस्टेड द शटर स्पीड, लास्ट एलिमेंट जो लास्ट लेग है एक्सपोजर ट्राइंगल का जो हम बोलते हैं विच कंप्राइजेज ऑफ अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO, तो लास्ट एलिमेंट है वो ISO। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइटिंग कंडीशंस क्या हैं। आपने अपने कॉम्पोजिशन के हिसाब से अपर्चर सेट कर लिया, उसके हिसाब से फिर आपने शटर स्पीड सब्जेक्ट के हिसाब से आपने फिर शटर स्पीड सेट कर ली। नाउ डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग कंडीशन आपको एक्सपोजर क्या मिल रहा है आप ISO को ऑल्टर करते हैं। अगर आपको लगता है कि एक सेट शटर स्पीड आपको रखनी है और एक सेट अपर्चर आपको रखना है, उसके बावजूद भी आपकी पिक्चर थोड़ी डार्क आ रही है, अंडर एक्सपोज आ रही है, देन यू बूस्ट दी ISO। ना जितने लोगों ने ये मेरे ज्ञान के बातें सुनी उनको लग रहा होगा यार ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है मामला। मैं मामला काफ़ी इजी कर देता हूँ आपके लिए। आजकल जितने भी लेटेस्ट कैमरा आ रहे हैं सब में ये फीचर है कि आप मैनुअल मोड में भी ISO को ऑटो पे छोड़ सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दीज डेज कैमराज आर सो सोफिस्टिकेटेड एंड ड्रिवन बाय सॉफ्टवेयर कि अगर आप ISO को ऑटो पे छोड़ देते हैं तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कैमरा ये डिटेक्ट कर लेता है कि किस तरीके का ISO या कितना ISO रखना चाहिए। और अगर आप खुद भी शूट करना चाहेंगे तो प्रॉबेबली उसी ISO के आसपास रखेंगे अगर आप मैनुअली भी ISO को सेट करते हैं। बट मैं आपका काम यहाँ पे एक टिप आपको देना चाहूँगा और आपका काम उससे काफ़ी आसान हो जाएगा। वो ये है कि जब भी मैं आराम वाली फ़ोटोग्राफी कर रहा होता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लैंडस्केप जिसमें मेरा कैमरा ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम है और मैं रिमोट ट्रिगर करने वाला हूँ या अपनी कैमरा ऐप से कैमरे को ऑपरेट करने वाला हूँ, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट है, तो ISO मैं जितना लो हो सके उतना लो रखता हूँ। बिकॉज एज इट इज़ सेड कि जितना लो ISO होता है उतना बेटर आपको कलर रिप्रोडक्शन मिलता है आपके कैमरे से, उतना बेटर आपके कैमरे के रिजल्ट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर्स। सो उतना कम मैं ISO रखूँगा। बट अगर मैं कोई ऐसी डायनेमिक सिचुएशन में जैसे वाइल्ड लाइफ
जैसे फॉर एग्जांपल सम कल्चरल इवेंट या कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी, देन आई जस्ट कीप ऑल्टरिंग माई शटर स्पीड एंड अपर्चर. आई डोंट टच ISO, आई कीप ISO इन ऑटो. मतलब मैं ISO को कैमरे के ऊपर छोड़ देता हूँ, बिकॉज वहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ISO को एडजस्ट करूँ और डिसाइड करूँ क्या एक्सपोजर मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी डायनेमिक होती है. ये मैं करता हूँ और मेरे लिए अभी तक लास्ट 14 ईयर से तो ये काम कर रहा है. ये पैंतरा. कुछ कैमरेज में मुझे दिक्कत आई है, जैसे मैंने नोटिस किया है निकॉन D850 में जब मैं ISO को ऑटो करता था तो वो स्लाइटली ओवर एक्सपोज कर देता था पिक्चर को, बट इवेंचुअली क्योंकि मैं रॉ शूट करता हूँ तो मेरे लिए वो मैटर ऑफ कंसर्न कभी नहीं रहा है. जब मैं पैनासोनिक लूमिक्स S सीरीज़ के कैमरे में शूट करता हूँ ऑटो पे ISO को रख के, तो वो स्लाइटली अंडर एक्सपोज कर देता है 1/3 स्टॉप के आसपास. बट कैमरा टू कैमरा डिपेंड करता है. मैं सोनी पे शूट करता हूँ ऑटो ISO में तो वो स्लाइटली ओवर एक्सपोज करता है. तो क्योंकि मैं रॉ में शूट कर रहा हूँ इसलिए मुझे 1/3 1 स्टॉप ओवर एक्सपोज अंडर एक्सपोज का इतना फ़र्क नहीं पड़ता. सिर्फ क्वेश्चन ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें ब्लरीनेस नहीं आना चाहिए अगर आप कोई मोशन वाला सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं, बिकॉज शटर स्पीड स्लो रह गई आपकी और उस वजह से आपका सब्जेक्ट ब्लर हो गया, मोशन ब्लर आ गया. ये आप फिक्स नहीं कर सकते कोई भी सॉफ्टवेयर में. दूसरा, मेरा जो अपर्चर है वो डिसाइड करेगा मेरी पिक्चर का लुक एंड फील क्या होना चाहिए. तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अपर्चर को मैं अपने हिसाब से ही सेट करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन, इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग. नाउ ये जो मैंने आपको बताया तरीका, टिप जो मैंने आपको दी, इसमें लैंडस्केप फोटोग्राफी अगर आप आराम से कर रहे हैं, ट्राइपॉड पे कैमरा लगाएं, चूज़ ISO मैनुअल, जितना लो हो सके उतना बेटर. अगर आप कोई और सिचुएशन में ऐसी जहाँ पे आपके पास टाइम है, यू कैन सेट योर कैमरा, देन चूज़ द ISO एज मैनुअल. बट जहाँ पर भी आपके पास टाइम नहीं है या सिचुएशन बड़ी डायनेमिक है, आप कुछ अभी आगे की तरफ शूट कर रहे हैं एंड देन इवेंचुअली आपको पीछे मुड़ के कुछ शूट करना है या साइड में कुछ शूट करना है एंड एवरीवेयर लाइट इज़ डिफरेंट, अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली गो फॉर ऑटोमेटिक ISO, जस्ट रिलाई ऑन कैमरा. ISO को लेके मैं एक और चीज़ कहूँगा, और रिपीटेडली मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में, पहले के वीडियोज़ में कहा भी है कि कई लोग ऑटो ISO इसलिए नहीं करते इस डर से कि कैमरा कहीं ISO को 1600, 3200, 6400 तक ना ले जाए. मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप वर्ल्ड के कई टॉप के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की पिक्चर्स देखेंगे या वर्ल्ड के कई स्ट्रीट फोटोग्राफर्स की पिक्चर्स देखेंगे तो 3200 ISO, 1600 ISO, इवन 6400 ISO पे खींची हुई हैं. कई अवार्ड विनिंग वाइल्ड लाइफ पिक्चर्स एंड ट्रैवल पिक्चर्स हायर ISOs पे खींची हुई हैं. क्लाइंट को कंटेंट से मतलब है. क्लाइंट को अगर आप 2 पिक्चर्स दिखा रहे हैं जिसमें एक बड़ी ऑर्डिनरी सी पिक्चर है जो सभी खींचते हैं बट उसका ISO कम है, आप इसको इस तरीके से लीजिए, और एक दूसरी पिक्चर है जिसका कंटेंट बहुत सॉलिड है, किसी ने उस तरीके की पिक्चर खींची नहीं है बट ISO उसका हाई है, राइट? कौन सी पिक्चर वो क्लाइंट चूज करेगा? समथिंग विच नोबडी हैज सीन बिफोर, राइट? सो डोंट वरी अबाउट द ISO पार्ट. ट्रस्ट मी, ब्रॉड डे लाइट में अगर आप ऑटो ISO यूज़ कर रहे हैं आजकल के सोफिस्टिकेटेड कैमरास का, तो बहुत हाई ISO नहीं जाता है. इवन आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन अ फुल फ्रेम सेंसर, इवन 6400 ISO पे भी मैंने पिक्चर को ऑलमोस्ट 6 फीट के साइज पे प्रिंट करवाया है विद नो पॉसिबल ग्रेन्स एंड नॉइज क्लियरली विजिबल ऑन द इमेज. ऑफ कोर्स अगर आप प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफी में इन्वॉल्व हैं, कोशिश हमेशा यही होती है कि जितने लो ISO पे क्लीन आउटपुट निकल सके उतना क्लीन देने की कोशिश की जाए क्लाइंट को. बट ISO अगर ऑप्शन नहीं है, आपको पंप ही करना है, ऊपर ही ले जाना है, देन डरिए मत, हेजिटेट मत करिए, उसको ले जाइए. बिकॉज ISO का जो वो नॉइज़ एंड ग्रेन्स वाला जो कीड़ा है ना, वो हमारे दिमाग में एज अ फोटोग्राफर हमेशा रहता है और वो हमको कई मामलों में रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक बहुत अच्छे कंटेंट को शूट करने के लिए. सो उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलने के लिए इस बग को यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है. हाँ, जैसे कि मैंने कहा, शटर स्पीड पे ध्यान रखें. शटर स्पीड को अपने व्यू फाइंडर के थ्रू देखते रहें कि आपकी कैमरा आपकी शटर स्पीड बरकरार रखे हुए, शटर स्पीड स्लो तो नहीं जा रही है. अगर आप डेलिबरेटली स्लो शटर स्पीड रखे हुए हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स ओके. बट अगर आप कोई मोशन में कोई सब्जेक्ट को फ्रीज करना चाह रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ वॉच ऑन योर शटर स्पीड. तो ये तो बात रही आपके ओवरऑल जो मेन एलिमेंट्स होते हैं कैमरा के इन टर्म्स ऑफ सेटिंग योर कैमरा राइट फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स. बट व्हाट अबाउट फोकसिंग, व्हाट अबाउट अदर थिंग्स लाइक पिक्चर प्रोफाइल या फॉर्मेट? नाउ अगर आप प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफी की बात करें और आप उसको सीरियसली, जैसे मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, करियर बनाना चाहते हैं, तो हैबिट बना लीजिए रॉ में शूट करने की. बिकॉज
जितने भी कैमराज अभी आ रहे हैं उनमें अगर रॉ फीचर है तो रॉ का एक पर्पस है, और पर्पस ये है कि जो भी मिस्टेक आपने ऑन फील्ड कर ली है उसको काफ़ी हद तक आप रॉ में करेक्ट कर सकते हैं। तो रॉ आपको काफ़ी लिबर्टी देता है उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। रॉ में आप पिक्चर प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, कलर फाइन ट्यून कर सकते हैं, वाइट बैलेंस फाइन ट्यून कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि अपने आप को रॉ की आदत डाल लें अगर आपको प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफी सर्किट में आगे बढ़ना है। नाउ डिपेंड करता है कैमरा टू कैमरा। अगर आपके कैमरे में 12 बिट रॉ का ऑप्शन है 12 बिट चूज़ करिए, आपके कैमरे में 14 बिट रॉ का ऑप्शन है 14 बिट रॉ चूज़ करिए। अगर आपके कैमरे में 14 बिट रॉ अनकम्प्रेस्ड का ऑप्शन है और आप एक प्रोफेशनल असाइनमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दैट ऑप्शन। जहाँ तक पिक्चर प्रोफाइल का सवाल है, आई ऑलवेज शूट इन स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल, लेट मी टेल यू दैट। बट मैं एक टिप दे देता हूँ, जब भी क्लाइंट मेरे साथ होता है ऑन फील्ड, और कुछ समय ऐसा हो चुका है कि क्लाइंट मेरे साथ रहता है ऑन फील्ड, और जब भी आप कुछ खींचते हैं वो बोलते हैं दिखाइए मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है, वुड लाइक टू सी क्या खींच रहे हैं आप। तो उस केस में मैं जो पिक्चर प्रोफाइल है उसको विविड पे रख देता हूँ, बिकॉज विविड पे कैमरे के एलसीडी स्क्रीन पे काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स निकल के आते हैं, और वो देखने में क्लाइंट को काफ़ी अच्छा लगता है। बिकॉज क्लाइंट इज़ नॉट अ फोटोग्राफर, ही विल जस्ट लुक एट योर इमेजेस एंड ही विल जस्ट सी द कलर्स, द कॉम्पोजिशन, दैट्स इट, कि पिक्चर मतलब कैसी निकल के आ रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और इवेंचुअली वाइब्रेंट कलर्स, ब्राइट कलर्स, अच्छे कलर्स अगर स्क्रीन पे किसी को नज़र आ रहे हैं तो वो क्यों नहीं पसंद करेगा पिक्चर को। तो क्लाइंट को खुश करने के लिए अगर क्लाइंट फील्ड पे है मेरे साथ तो आई कीप माई पिक्चर प्रोफाइल एज विविड, क्योंकि मुझे पता है मैं रॉ में शूट कर रहा हूँ तो पिक्चर प्रोफाइल तो मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ पोस्ट प्रोडक्शन में जाके। अब बात करते हैं फोकस की, AFC या AFS। अगर आप स्टैटिक सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं, स्टिल सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं जो मूव नहीं कर रहे हैं, AFS। मूव मेरे कहने से मतलब है वो एक ही पोजीशन पे है, भले ही बात कर रहे हो, खड़े हों, बट उनकी पोजीशन वही है। AFS इज़ दी सेटिंग। अगर ऐसे सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं जो मूव कर रहे हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ में हो, चाहे वो बर्ड फोटोग्राफी हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ में हो, चाहे वो कोई कल्चरल इवेंट हो, देन AFC इज़ द फोकसिंग मोड वन शुड चूज़। नाउ अगर आपके कैमरे में फेस डिटेक्ट है, या आजकल जो लेटेस्ट मिररलेस कैमराज आ रहे हैं उनमें आई डिटेक्ट भी फीचर होता है, अगर वो है और आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, ट्रस्ट मी दीज फीचर्स इन सम कैमराज आर रियली हेल्पफुल, लाइक इन केस ऑफ सोनी एंड इन केस ऑफ कैनन इट रियली डू वंडर्स। अगर आप उनका फेस डिटेक्ट और आई डिटेक्ट यूज़ कर रहे हैं, चांसेस बड़े कम होते हैं कि वो मिस कर जाएं, तो बेटर है कि आप उसका फेस और आई डिटेक्ट ऑन रखें। अगर आप पोर्ट्रेट्स किसी भी तरीके के, चाहे वो स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स हो, चाहे वो कोई कल्चरल इवेंट हो, आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट शूट करें जिसमें ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो इसको आप ऑन रखिए, काफ़ी लाइफ आसान हो जाती है। नाउ एक और चीज़ है जो कई लोगों ने मुझे पूछी है कैमरा सेटिंग्स को लेके, वो है मीटरिंग मोड्स। क्योंकि मीटरिंग मोड क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए, सेंटर वेटेड होना चाहिए कि स्पॉट होना चाहिए। मैं बताऊं, मेरा मीटरिंग मोड पिछले 14 साल से मैट्रिक्स ही है, मतलब पूरे फ्रेम पे कैलकुलेट करते हैं, कैमरा एक्सपोजर कैलकुलेट करता है। बेसिकली मीटरिंग मोड्स आपके वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सपोजर कैलकुलेशन है कैमरे का, जो कि कैमरा कैलकुलेट करता है, मैट्रिक्स में पूरा फ्रेम लेता है, सेंटर वेटेड में सेंटर पार्ट ऑफ दी फ्रेम रहता है, स्पॉट में जो भी फोकसिंग पॉइंट आप यूज़ कर रहे हैं उधर से एक्सपोजर कैलकुलेशन होता है। बट इवेंचुअली मैं आपको ये बताऊं, आप जितना कैमरा सेटिंग्स के अंदर डीप जाएंगे उतना आप टेक्निकल फोटोग्राफर बनते जाएंगे और क्रिएटिविटी दूर हटती जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ, सिर्फ 3 एलिमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, दैट्स इट। बाकी किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली होगा ये एंड में, आप बस अपनी इमेज से यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आपकी इमेज शार्प आए और नॉइज़ और ग्रेन ना हो उसमें। यही एक्सपेक्टेशन रह जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल सेटिंग्स में घुस जाते हैं कैमरे की। आप वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स देखेंगे लेजेंडरी, they never worried about camera settings, they always worried about content, they always worried about composition, they always worried about the creative part of photography. Camera was just a medium for them. Always remember that photography is a creative form of art, it is not a technical form of art. Camera is just a tool. अगर आप चाहें तो one can also attend photography workshop, basic photography workshop। अगर आपको शटर स्पीड, अपर्चर, ISO इन 3 एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप समझना चाहते हैं ये काम कैसे करता है, तो YouTube भरा हुआ है, आप जस्ट टाइप करिए बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे देखने के लिए, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। मैं उसके बारे में आपको ज्ञान यहाँ नहीं देना चाहूँगा,
क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब भरा हुआ है उस कंटेंट से। बट एंड में मैं यही बताना चाहूँगा इस वीडियो में जो मैंने आपसे बताया, मोरलेस कैमरा सेटिंग्स इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है। इससे बियॉन्ड भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, देखना चाहे तो दुनिया में देख सकते हैं, बट इवेंचुअली एक फोटोग्राफर के लिए यही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। नाउ हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, और अगर आपको लगता है पिछले वीडियोज़ में भी कई लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, डोंट वरी, मैं उन क्वेश्चंस का नोट बना रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो पे भी कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, आप कमेंट में डालिए। मैं डेफिनेटली जब 8 एपिसोड पूरे हो जाएंगे तो एक वीडियो लेकर आऊँगा पूरा Q&A के ऊपर, जो इन 8 एपिसोड पे लोगों ने कुछ वैलिड और अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स में 9वें एपिसोड में लेकर आऊँगा 8 एपिसोड कंप्लीट होने के बाद। और ग्रेजुअली हो सकता है आपका उस एपिसोड में आपका क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई थिंक आपको ये क्रिस्प और पॉइंट टू पॉइंट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।